हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं एसआई और सीआई के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल 2020 में प्री के पेपर में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा। लगभग 20 क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन में से 17 या 18 क्वेश्चन आपको देखने में कैलकुलेटिव लगेंगे और अच्छे लेवल के लगेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं ताकि यदि आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस और सीपीओ वाले लोग इस वीडियो को जरूर से देख लें। इवन सीएचएसएल में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, तो सीएचएसएल सीजीएल और सीपीओ वाले लोग जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी जो सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये एसएससी के एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे और सॉल्यूशन आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। अब एक और बात मैं बता दूं आपको कि सीजीएल 2020 का इससे पहले मैंने अरिथमेटिक का कई सारा चैप्टर करा रखा है और एडवांस भी कराने वाला हूं जल्द ही। अभी मैंने सीएचएसएल का लगभग पूरा मैंने अरिथमेटिक और एडवांस करा दिया है। सीएचएसएल में बस मेंसुरेशन बाकी है, तो मेंसुरेशन को भी मैं जल्द ही कराने वाला हूं सीएचएसएल का। बाकी आप उन वीडियो को जरूर से देखिए जो मैंने सीएचएसएल और सीजीएल के लिए सॉल्व कर दिया है। और लगभग 2018 के बाद से मैं हर एक साल का सोल्यूशन करता हूं ऐसे ही चैप्टर वाइज। तो आपने अगर वो सारी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। दोस्त, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल रिटन है और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करके बताना आपको कि वीडियो कैसी लगी। देखिए पहला सवाल है हमारा कि 8,192 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि है। ठीक है, यानी कि 5 मंथली कंपाउंडेड है इंटरेस्ट। तब आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि सीआई निकालना है। देखिए जब भी सीआई निकालना हो तो आपके पास कई सारे तरीके होते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो यहाँ पर 5 मासिक कह रहा है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% प्रति वर्ष है, यानी कि हर एक साल में 15% लगने वाला है। एक साल का मतलब 12 महीने में। ठीक है, आप ये बात समझिए। 12 माह में रेट कितना लगने वाला है? 15%। ठीक है, अब 12 माह में 15% लगने वाला है तो हमें 5 माह में बताना है कितना लगेगा। तो एक माह में बताओ कितना होगा। तो आप बोले कि एक माह का निकालेंगे तो ये 15/12 आएगा और हमें 5 माह का निकालना है तो इसको 5 से गुना कर दें और इसको भी 5 से गुना कर देते हैं। तो ये देखो 3 पच्चे 15 और ये 4 पच्चे 20, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15 होना चाहिए था ना यहाँ पर। इसके जगह पर 5 तिया 15 होगा तो ये 25/4% आ गया और इसमें से प्रतिशत हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। यानी कि जो रेट है ये कितना है? 1/16 है या 25/4% है। ठीक है, ये तो हमने रेट निकाल लिया। अब बात करते हैं हम रेट के बाद कि समय का क्या हिसाब किताब होगा। तो देखो यहाँ पर एक सही 1/4 वर्ष का मतलब क्या है? एक का मतलब देखो 1.1/4 वर्ष लिखा गया है तो एक का मतलब तो ये 12 महीने हो गए और इसको महीना में आपको अगर लिखना है तो 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 12 और प्लस का 3, 15 महीना हो गया। बात ध्यान से समझिए। 15 माह में हमें 5-5 माह देखना है तो 5-5 माह का 3 साइकिल बनेगा। 5-5 माह के 3 साइकिल्स बनेंगे। इसका मतलब कि टाइम हमें 3 लेना है और रेट लेना है 1/16 और हमें एसआई निकालना है। अब देखिए, अब इतना मैंने कर दिया। इसके आगे आपको एसआई निकालने का जो तरीका सही लगे आप लगा सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूं कि जो सिंपल तरीका होता है, देखिए सीआई निकालने का जो सीधा तरीका होता है क्या होता है? P और इंटू 1 + R/100 टू द पावर n - 1। ये आपने पढ़ा होगा। यही मैं डायरेक्ट बेसिक सूत्र लगाने वाला हूं क्योंकि मैं यहाँ पर डीएस लगाने वाला हूँ। डीएस लगाऊंगा या फिर यूनिट डिजिट, क्योंकि देखो अगर 16 और 1 को हम लेके चलें तो आप ये तरीका भी लगाएंगे कि ये 16 से 17 बन जाता है और 3 साल का बात है तो क्यूब कर लो तो आपको 16 के क्यूब और 17 के क्यूब की जरूरत पड़ेगी।
अगर आपको याद है तब तो आप इजीली निकाल सकते हैं, वरना आप यही तरीका लगाइए जैसे मैं कर रहा हूँ। P यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे 8192 है, और इंटू 1 प्लस R बाई 100 यानी कि ये 1/16 है, तो 16 में एक जोड़ लेंगे तो ये डायरेक्ट 17/16 आएगा। इसका क्यूब और -1, 3 साल के लिए करना था ना, तो क्यूब और -1 ये हो गया। अब देखो इसके आगे या तो आप डिजिटल सम लगा लो, या फिर मैं ये चेक करने वाला हूं कि देखो ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन तो 5 के मल्टीपल हैं, एक ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं उत्तर चेक कर रहा हूं कि क्या ये 5 से कटेगा आंसर हमारा जो होगा। देखो इसमें तो 5 नहीं है, ये नंबर तो 5 से नहीं कट रहा है। इनकी बात करूं तो देखो 17 के क्यूब में अगर मैं ऊपर इकाई अंक का बात करूं तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 7 49 और 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा। 6 के क्यूब में लास्ट में 6 ही आता है और माइनस का ये 1, तो इसको 3 ना मान के अगर मैं 13 मान लूं तो 13 में से 6 जाएगा तो 7/6, यानी कि ऊपर वाले का यूनिट डिजिट भी 5 या 0 नहीं आया, यानी कि ये पूरा नंबर भी 5 से नहीं कटेगा। अगर ये यूनिट डिजिट 5 या 0 होता तब हम समझते कि ये 5 से कट रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है, यानी कि हमारा आंसर 5 से नहीं कटेगा। तो इकलौता ऑप्शन ए ऐसा है जो 5 से नहीं कट रहा है, ये हमारा उत्तर होगा। ये तीनों ही 5 से कट रहे हैं तो ये तीनों उत्तर नहीं होंगे। अब रह गया बात कि यदि 5 से 1 से ज्यादा कटते तो तब हम डीएस लगा लेते हैं, डिजिटल सम, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर में कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, फिर 4 वर्षों के लिए यह 10% है और अगले 6 वर्षों के लिए यह 12% रेट है। एक व्यक्ति 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त करता है, तो उसने कितना धन निवेश किया था, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। आप बताओ कि टाइम टोटल कितना है, 9 वर्ष। देखना टाइम टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये 9 ईयर्स है। ठीक है, कितने कितने सालों के लिए लगाया है, तो आप बोलेंगे कि पहले 2 साल के लिए लगाया है 6% की रेट से, फिर आप बोलेंगे कि 2% के बाद ये 10% से लगाया है 4 सालों के लिए। यहाँ पर देखिए 4 सालों के लिए 10%, 4 सालों के लिए 10% लगा दिया। अब देखो ये 4 और 2 6 साल तो निकल गए 9 साल में से, यहाँ 4 साल लगा दिए, यहाँ 2 साल यानी कि 6 साल निकल गए, तो और 3 सालों के लिए लगाएगा 12% के हिसाब से। तो अगर मैं एसआई की बात करूं कि एसआई कितना प्रतिशत बन रहा है, तो देखो 2 साल 6% मिलने वाले हैं, यानी कि 6 दूना 12%, तो ये, और 4 साल 10% यानी कि ये 40, और ये 12 36%। सबको जोड़ लें तो 36 और 12 कितना होता है, 48 और 40 है, 98% मिलने वाला है ब्याज। बात समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर 8% था शुरू में, तो ये 8 दूना 16% बनेगा, और अगर ये 16 है तो हमने कितना जोड़ा था, 12 जोड़ा था ना, तो फिर 16 और 36 कितने हो जाएंगे, 52, और 40 92, ये जोड़ भी गलत हो गया था, यहाँ पर 92 होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, अपनी ये काफी पतला काम कर रहा है मिटाने वाला, कोई बात नहीं। देखिए ये टोटल 92% बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, देखो मैंने प्रतिशत में साधारण ब्याज निकाल लिया कि 92% है, तो मैं ये कहूंगा कि 92% का मान तो सवाल में यहाँ पर दिया है, कितना है, 1835 8.60, और हमें 100% का मान बताना है। आप ही बताओ कि यदि 92% का मान इतना है तो 1% का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 18358.60 और बटा 92, और हमें 100% का मान निकालना है तो इसको 100 से गुना कर लेंगे। अब एक बात बताओ कि यदि मैं इसका डीएस लेता हूं, डिजिटल सम, तो कितना आएगा, आप देखिए जरा, यहाँ पर 9 को तो हम लेते ही नहीं है, और नीचे 2 है, तो नीचे 2 होने के केस में हम ऊपर 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से गुना करके और डिजिटल सम निकाल लो डीएस। आप बताओ इसकी अगर डीएस निकालोगे तो ये 8 और 1 9 तो कट गया, और फिर से ये 6 और 3 9 कट गया, तो 8 5 ये 13 बन गया। 13 का डीएस कितना हो गया, 3 और 1 4, और यहाँ पर 5 है तो 4 5 20, यानी कि डीएस कितना आ गया, 2। 20 का डीएस 2 होगा, तो आंसर का डीएस भी 2 होना चाहिए। चेक करो, ये 8 7 15 और 2 17, 17 का डीएस कितना होगा, 8, ये तो नहीं हुआ। यहाँ पर देखो 9 को तो ले नहीं सकते हैं, और बाकी को जोड़ लो, 6 4 10 और 1 11 और 7 18, तो ये तो डीएस 9 आ गया, ये भी नहीं है, हमें डीएस 2 चाहिए। यहाँ पर देखो ये 9 लेते नहीं है, तो तीनों 9 कट गया, और ये 5 और 1 6, तो ये भी गया। फिर इसमें डीएस चेक करो जरा, तो आप बोले कि 7 और 2 9 और 5 और 1 6, ये भी चला गया। कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया है। 8 और 2 10 7 17, 7 और 1 8, डीएस 2 ही आना था ना,
लेकिन DS2 तो किसी में आ ही नहीं रहा है, चेक करना पड़ेगा दो दो कहीं पर भी आ रहा है या नहीं। एक मिनट रुकिए, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अच्छा देखो, मान लो मैं DS नहीं भी लगाता, एक बार समझना आप जरा, आप एक मिनट के लिए आप बात को समझिएगा। देखिए मान लो मैं DS अप्लाई नहीं करता, एक मिनट, ये पता नहीं कहाँ चला गया फिर। मान लो मैं DS नहीं लगाता, मैं यहाँ पर ये देखता, एक बात समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये भी DS का पार्ट था, तो इस 5 को भी हटा देना चाहिए था हमें ना, इस 5 को हटाओ और ये DS का खेल हटाओ पहले। अभी आप ये बात समझिए, मान लो मैं DS नहीं लेता और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इससे ये 100 काट लेता, हमें आया कितना था पहले ये बात देखते हैं। हमारे पास आया था 18358.60 और बटा कितना 92, और यहाँ पर गुणा का 100 था। अब ये बताओ, इस 100 को इस पॉइंट से तो हमने काट दिया, इस पॉइंट से ये 100 कट गया। अब एक बात आप समझिए कि ऊपर 60 है जो कि 5 से कट जाएगा और नीचे 92, तो 5 को नहीं कट पाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हैं, आंसर 5 का मल्टीपल होगा। अब यदि मैं ऑप्शन चेक करूं कि ऑप्शन में 5 से कटने वाला कौन कौन सा है, तो देखो ये ऑप्शन तो चल जाएगा और ये भी ऑप्शन कट जाएगा। दो ऑप्शन है, देखो अब ये ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 25 से कट रहा है और हमें केवल 5 से कटने वाला चाहिए। तो इस तरह से केवल 5 से कटने वाला तो यही आ रहा है, लेकिन DS में भी ये सही बैठना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। शायद यहाँ पर 199 और 5 था, मुझे लग रहा है। अच्छा इतना होता तो DS2 आ जाएगा क्या, एक बार चेक करो तो इसका DS 199 55 था। अच्छा चलो 55 रख के देख लेते हैं। अगर ये 55 होता तो ये 2 9 को तो हम लेते नहीं, 5 5 10 और 1 11, 11 का DS2 आ जा रहा है। 119 55 का DS2 आ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन या तो फिर 119 55 ही होना चाहिए सही, या आप चेक कर लेना कि क्या सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूल की गई और प्रत्येक मामले में जो राशि मिली वो 1105 मिली। तो योजना में दी गई राशि कितनी थी या क्या थी, ये हमें बतानी है कि दोनों योजना में दी गई राशि कितनी थी। अच्छा बताओ, जो SI होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे कि ये P, R और T पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सेम अमाउंट के लिए भी आप समझिए, अमाउंट भी इसी पर डिपेंड करता है। अब आप एक बात बताइए यहाँ पर कि P तो सेम है दोनों केस में, बात समझ रहे हैं, और ये अमाउंट भी सेम है, यानी कि SI भी सेम होगा, बात समझ रहे हैं। P और अमाउंट सेम है, यहाँ पर बात समझिएगा। यहाँ पर 1105 मिले हैं दोनों में, यानी कि अमाउंट बराबर हो गया, प्रत्येक मामले में 1105 मिला है और समान राशियां थी, यानी कि ये सब सेम हो गया। तो इसका मतलब कि जो SI तो सेम हो गया और ये डिपेंड है R और T के प्रोडक्ट पे, यानी कि अब ये एक दूसरे के उल्टा अनुपात में चलेंगे, ये बात समझ रहे हैं। यानी कि मान लो हमारे पास R का अनुपात मालूम है कि R एक बार 6 था और एक बार 10 था, तो यदि मैं टाइम का अनुपात लिखूं तो ये उलट जाएगा, 10 और अनुपात कितना हो जाएगा 6, और इनको यदि हम काटते हैं तो ये 5:3 आएंगे। और समय में देखो अंतर कितना है यहाँ पर 2 का, और सवाल में भी समय का अंतर 2 ही दिया गया है, 2 वर्ष बाद वसूला गया है 1 को, यानी कि 2 का मान 2 साल के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब 5 भी 5 साल के बराबर है और ये 3 भी कितने के बराबर है, 3 साल के बराबर है। अब देखो अगर मैं यहाँ से SI लिखता हूं तो SI हमेशा R गुना T% होता है, तो आप कोई सा भी आप उठा ले सकते हैं। अगर मैं पहले वाला और बाद वाले की बात करूं, या किसी को भी उठा लो, आपको जो इच्छा लगे। देखो यहाँ पर 6 के हिसाब से आप देखते हो 5 साल तक चला है, तो 6 5 30% मिलेगा, या यहाँ से देख सकते हो कि 10% के हिसाब से 3 साल चला है तो 10 या 30% ये भी हुआ। तो SI 30% हुआ, इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 130%, और अमाउंट का मान हमारे पास सवाल में दिया गया है कि ये 1105 है। बात समझ रहे हैं, अमाउंट 1105 दोनों ही केस में मिला है, और हमें बताना है निवेश की गई राशि, यानी कि 100 का मान बताना है। तो यहां से हम 13 से इसको काट लेते हैं, अगर कट जाता है तो देखो 13 7 91 और कितना बच जाएगा 9, 13 7 91 नहीं, 13 8 बार में कटेगा ना, 13 8 104 और 13 5 65। तो 10 का मान यदि 85 है तो 100 का मान कितना होगा, 85 पर 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि ये 850 होगा, और 850 कहां पर है, पहले ऑप्शन में है।
क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 7500 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 9075 रुपए हो जाते हैं। ब्याज एक निश्चित समय में वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो समान राशि पर समान समय के लिए और समान दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि ऊपर वाला आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया गया है कि 7500 रुपए 10% की दर से कितना हो जाता है, 9075 हो जाता है। तो हमें यह बताना है यहाँ पर कि सीआई का मान अगर मालूम है हमें, तो एसआई का मान क्या होगा उसी दर पर और उसी समय के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें पहले यहां पर निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सीधी भाषा में यदि आपको टाइम निकालना है तो आप ज्यादा समय मत लगाइए, आप डायरेक्ट देखिए कि सीआई मेरा कितना, बताओ 7500 रुपए की राशि थी और वो 9075 बन गया, तो कितने का फायदा हो गया, कितना ब्याज मिल गया? तो आप घटा लो 9075 में से 7500 को, तो पहले हम 75 रुपए को अलग कर लेते हैं, फिर 9000 में से 75 घटाएंगे तो 15, यानी कि 1575 का फायदा हुआ है। 1575 का ब्याज मिल गया कितने रुपए पर? 7500 पर, और गुना का 100। मैं डायरेक्ट सीआई के लिए प्रतिशत देख रहा हूं कि सीआई प्रतिशत में कितना मिला है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और इससे ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 बार में तो ये 1500 तक ही पहुंचेगा। 21%। आप बताओ कि सीआई 21% मिला है, जब आर 10% है तो टाइम कितना होगा? सीधी सी बात आपको ये याद होगी कि टाइम 2 वर्ष होगा। कैसे? क्योंकि जब रेट 10% होता है दोस्तों, तो 2 साल में सीआई कितना बनता है आपको पता होना चाहिए, 21% बनता है, और 3 साल में कितना बनता है? ये 33.1% बनता है। तो हमने देखा कि सीआई ओवरऑल हमें 21% मिला है 10% के लिए, यानी कि रेट 10% था तो सीआई 21% है, इसका मतलब टाइम 2 साल होगा। अब टाइम 2 साल है, रेट भी हमारे पास मालूम है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज RT% होता है। किसका भाई? मूलधन का। मूलधन है 7500, इसका R गुना T% निकाल दो। R यानी कि 10 और T से गुना करोगे तो 10 गुना 20% इसका निकाल दो। बस ये 2 शून्य से 2 शून्य और 75 गुना 150 यानी कि 1500 आएगा। तो पहला सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद इतना हो जाती है और 5 साल बाद इतनी हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 सालों के लिए एसआई कितना होगा, ये हमें बतानी है। अच्छा बताओ, ऐसे में हमें मूलधन मालूम नहीं है तो मूलधन निकालना पड़ेगा। आप बताओ 3 साल में इतना हुआ है और 5 साल में 16,800 हुआ है, तो 3 साल और 5 साल का गैप कितना है? 2 साल का। तो अगर मैं 2 साल का एसआई लिखूं कि 2 साल में एसआई कितना बना है, तो इनको घटाना पड़ेगा हमें। घटा लो, देखो इधर 800 है और वो 880 है, यानी कि हाथ से लेके घटाना पड़ेगा ना, बात सीधा है। तो लास्ट में तो 20 आएगा हमारे पास। आप सीधी सीधी भाषा में अगर घटाओगे तो ये 1920 आ जाएगा। तो देखो 2 साल के लिए अगर एसआई 1920 है तो 1 साल के लिए कितना होगा? ये 2 से कटा दो, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 960 1 साल के लिए हो गया। और यदि मैं 3 साल के लिए निकालूं तो 6 तियां 18, 9 तियां 27 और 1 28 है, यानी कि ये कितना आएगा? 2880 रुपए आएंगे 3 साल के लिए ब्याज। अब 3 साल में यदि ब्याज 2880 है तो मूलधन कैसे निकाल सकते हैं? देखो 3 साल बाद रुपया कितना बना है, तो आप बोले कि भैया ये तो 14,880 बना है, जिसमें से 2880 तो केवल मूलधन ही है, सॉरी ब्याज ही है। तो मूलधन कितना होगा इसको घटा लो, तो ये 0 का 0 0 0 और ये 12,000, यानी कि 12,000 मूलधन है। अब एसआई निकाल दो डायरेक्ट, मूलधन का कितना प्रतिशत? 1 साल में 10% मिलता है तो 4 साल में 40%। 12,000 का 40% कितना होगा? 120 और गुणा में 40, तो 12 चौके 4800 रुपए आएंगे ये, यानी कि सी उत्तर है। अगला सवाल देख लें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में यहाँ पर कितना है? 2,91,600 और 3 साल में इतना हो जाती है। तो 2 वर्ष के लिए समान दर पर 40,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखो हमें 40,000 रुपए यानी मूलधन दे दिया, टाइम दे दिया, यहाँ पर बस रेट मालूम नहीं है, रेट मालूम करना है। बताओ रेट कैसे निकालें? तो आपको पता है कि 2 साल में तो रुपया इतना था, 3 साल में इतना हो गया, तो कितना ज्यादा बढ़ गया? तो आप एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ये 291,600 था और ये बन गया है 3,1,4,9,2,8। यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ा है? घटा लो इसको। अगर इसको घटाते हैं तो देखो 8 लास्ट में 28 तो आना ही आना है, फिर 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, तो ये 53,28 आ गया। 53,28 आएगा या कुछ और आएगा? 28 का 28, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर बचा, अच्छा 4 में से 1 जाएगा तो वापिस 3 आएगा ना। एक मिनट,
यहाँ पर वापस 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो, और 31 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, इतना का ब्याज मिल गया कितने रुपए पर, 29160 पर 00 और गुना का 100, ये हमारा रेट निकल रहा है। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो इससे तो देखो 6 के लास्ट में 8 कब आएगा, किससे गुना करें बताओ, इकाई अंक केवल निकालो, 6 को हम किस अंक से गुना करें कि लास्ट में 8 आ जाए। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30 और 36, 6 7 42, 6 8 48, तो निश्चित रूप से ये 8 से ही कटना चाहिए। आप चेक कर लेना एक बार, आर का मान 8 आएगा, तो आर का मान हमारे पास 8% आ गया। अब हमें ऐसा ही बताना है कितने रुपए पर भैया, तो आप बोलेंगे 40,000 पर, तो 40,000 लिख लो, और गुणा में एसआई तो 2 वर्ष में 8% के हिसाब से 16% मिल जाएगा, तो 16/100, ये 16 चौके 64 दिख रहा है, 64 किस में है, ऑप्शन ए में है। बाकी तो जीरो ही है, कट के जीरो 1 2 ज्यादा आएंगे बस, लेकिन डिजिट में तो 16 चौके 64 ही आएगा ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 64 देख लिया। प्रश्न देखे भाई, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 15% वार्षिक एसआई की रेट से 13,650 हो जाती है। यदि ब्याज हम हाफ ईयरली कर लें तो 1 साल बाद उसी रेट से और वही राशि कितनी बन जाएगी, आपको एससीआई के हिसाब से बताना है अगली बार में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक बात लिख दिया है कि 1 रुपए के करीब हमें बताना है। अब ऐसे में 1 रुपए नहीं, मतलब जो जितना रुपए बन जाए, अगर पॉइंट में आ रहा है तो जितना रुपए के करीब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम डीएस या फिर किसी चीज का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते, ना ही यूनिट डिजिट देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यही काम चलेगा एक। ठीक है, ऑप्शन भी दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन हम कर लेंगे, लेकिन पहले देखो 2 वर्ष में यदि 15% के हिसाब से ब्याज मिले तो 30% ब्याज मिलेगा, लेकिन ये तो अमाउंट है। यदि ब्याज 30% है तो अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 130%, और इसका मान दिया कितना है 13,650, ये 130% की वैल्यू है। और हमें सीआई निकालनी पड़ेगी कि पहले सीआई हो कितनी रही है। आप बताओ, अगर मैं सीआई की बात करूं तो पहले एक बात समझिए, 2 साल में 15% है रेट, लेकिन जब हम हाफ ईयरली करेंगे तो समय डबल और दर आधा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, समय होगा डबल और दर होगा आधा। तो समय को यदि मैं डबल कर दूं तो टाइम हमारे लिए तो 4 वर्ष हो जाएगा, और रेट हमारे पास 15 का आधा यानी कि 7.5% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइम हम 4 नहीं ले सकते ना, 1 मिनट रुकना। टाइम को 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 1 साल के लिए ही निकालने के लिए दिया है, तो टाइम डबल करेंगे तो हम 1 साल का डबल करेंगे ना। पहले वाला टाइम तो एसआई के लिए था, जब सीआई की बात चली तो यहाँ पर टाइम आपको 1 वर्ष दिया है, तो इसको डबल करेंगे तो हमारे पास टाइम 2 साल आएगा, ये लेना पड़ेगा। लेकिन रेट तो हमें पहले वाले रेट को ही आधा करना पड़ेगा, क्योंकि समान ब्याज दर कहा है, तो 15% अगर हम ईयरली लेंगे तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 7.5%। अच्छा ये बताओ कि 7.5% का 2 साल के लिए यदि हम सीआई कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा। पहले तो 2R यानी कि 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15, और प्लस 7.5 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर कितना होता है, 7 है, तो 8 7 56 25 होगा, और इसको 100 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी कि आ जाएगा 15.625 होगा ना, 5625%। सीआई ये है, सीआई ये है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 100 में इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये 115 और 0.5625 आएगा, यानी कि ये हमारा आ रहा है दोस्तों अमाउंट। अब एक बात बताओ कि हमें 130% का वैल्यू तो मालूम था, हमें अब 115.5625% का मान बताना है कि कितना आएगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग चलाइए। हमें अगर अप्रोक्सीमेशन करना है, इस शून्य को मैं इस शून्य से काट देता हूं, इनको हटाओ, इनकी वैल्यू बाद में देखेंगे। ये तो आधे का है, 0.5 का मतलब आधा है। अब देखो 13 को 115 के करीब कैसे ले जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 13 9 117 होता है। यदि मैं 9 से गुणा करके थोड़ा सा उससे नीचे आऊं, यानी कम करूं उसको, तो 115 बन जाएगा। तो इसको भी मैं 9 से गुणा कर लूंगा, और जो हमारा आएगा उससे थोड़ा सा छोटा आंसर ढूंढ लेंगे। तो यदि इसको 9 से हम गुणा करते हैं तो देखो 9 5 45 का 5, 9 6 54 और 4 58 हासिल 5, और 13 9 117 और 5 122, यानी कि 122.85 आ रहा है। तो हमारा आंसर इससे थोड़ा कम होगा, तो 122 से थोड़ा कम 121 वाला होगा, यानी पहला ऑप्शन सही उत्तर है। सवाल यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए ने बी से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि उधार ली, और उसी समय उसने सी को समान राशि 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर उधार दे दी। ठीक है, तो पूरे लेन देन में ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है। अब एक बात आप समझो जरा ध्यान से, ए की मैं बात कर रहा हूं, ए ने उधार लिया है 10% के हिसाब से, और वो भी साधारण ब्याज पर, और ए इमीडिएटली लेकर के किसको उधार दे देता है, सी को दे देता है, लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है।
और रेट भी वही रखता है और पूरा राशि भी दे देता है। अब एक बात बताओ कि ये तो 10% के हिसाब से लिया है 2 साल के लिए, तो इसे चुकाने पड़ेंगे 20%, ए को चुकाने कितने पड़ेंगे 20% पे करने पड़ेंगे बी को ब्याज के रूप में। लेकिन सी ए को कितना ब्याज देगा ये बताओ। अगर यहां पर हाफ ईयरली की बात की गई है अर्धवार्षिक की, तो टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि 2 साल है तो टाइम को हमें 4 साल लेना पड़ेगा और रेट आधा हो जाएगा, यानी कि 10% है तो ये 5% हो जाएगा। तो 4 साल के लिए हमें 5% के लिए सीआई प्रतिशत में निकालना है, बात समझिए। अगर आप 4 साल के लिए 5% का निकालना चाहते हैं तो बेहतर होगा पहले 2 साल के लिए हम इसका निकाल लें। यदि 2 साल के लिए अगर आप निकालते हैं तो ये कितना बनेगा, आप बोलेंगे 5 का डबल करो 10 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 0.25 बनेगा। 100 से भाग करेंगे तो ये 10.25%। अब इसी को यदि मैं 2 बार निकाल दूं, ये तो 2 बार का है, यदि इसको मैं निकाल दूं 1 बार और तो 4 साल का निकल आएगा। तो 4 साल के लिए देखो 4 इयर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हम 10.25 को क्या करेंगे, इसी को आज सक्सेसिव निकालेंगे 2 साल के लिए। तो पहले तो ये डबल होगा, तो 10 का डबल 20 और 25 का डबल 50, यानी कि ये 20.5 बन जाएगा। और प्लस इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है। इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो लास्ट में 25 आएगा और 102 बच रहा है, 5 को हटा दो तो 102 बच रहा है, तो 103 से 102 को गुना करेंगे तो 103 दूना तो ये तो 106 हो जाएगा और फिर 0 0 0 और ये 103 ही आएगा। तो ये आ गया 6 3 1 0 1। ये कितना आ गया 10 13 और 6 आ गया। बात समझ रहे हैं। यहां पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात मैंने सही निकाली कि नहीं, पहले 3 दूना 6 और 2 1 2। अच्छा यहां पर 2 होना चाहिए था ना 2, तो ये 10 15 6 आएगा इसका मतलब इस हिसाब से। तो एक बार वापस मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कहीं पर गलत लग रहा है मुझे। देखो 103 को 102 से गुना करना है तो पहले 2 3 6 और 0 और 2 1 2 आएगा, ये 1 नहीं है। फिर 0 0 0 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो 1 0 और 3 ही आएगा। तो ये 6 3 2 1, चलो लगभग में हम मान लेते हैं जितना भी आया 12 36 लगभग में आ रहा है। तो इसको मैं अब 0 पॉइंट बनेगा ना, 0.12 और 36 बन गया। अगर इनको जोड़ें तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे कि 20 और पॉइंट 0.1236 बनेगा या उससे ज्यादा बनेगा। ये मुझे लग रहा है कि 1 पॉइंट कुछ बनना चाहिए ना। 1 मिनट में वापिस से एक बार चेक कर लेता हूं इसको, पहले हटाने दीजिए इसको जो भी हमने लिखा है। देखो 20.5 आएगा, ये बात तो तय है। 10 25 का स्क्वायर जरूर गलत निकल रहा है। अच्छा यहाँ पर लास्ट में 25 भी लगना था ना, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। 102 को हमने 103 से गुना तो सही ही किया था। 103 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 10 दूना 20 आएगा और ये 0 0 0 आएंगे और ये फिर 103 ही आएगा, 1 0 और 3। तो ये 6 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 0 होगा और 1 होगा और लास्ट में अभी 25 भी है तो यहाँ पर 25 भी आएगा। और देखो इसमें पहले से 2 अंक के बाद पॉइंट था तो अभी 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी पॉइंट यहाँ होगा और 100 से भाग भी करना है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ओवरऑल। यानी कि ये कितना बनेगा 1.050625 कितना बनेगा। अब ये कैलकुलेशन से आप घबराना नहीं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, एक थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन मैंने किया बस 102 को 103 से गुना करने के लिए। ये भी अगर मैं ट्रिक से कर देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 20 पॉइंट। मैं 2 ही अंक तक लिखता हूं, देखो 20 पॉइंट, ये 20 पॉइंट नहीं 21 पॉइंट बन जाएगा ना अब, क्योंकि ये 1 है तो 20 और 1 21.55 लगभग मैं इतना लिख लेता हूं कि लगभग इतना आएगा। आगे का मैं इसके आगे का नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक है, देखो ये 21.55 आ गया। और अब देखो ए ने ए को लौटाना कितना है 20%, लेकिन ए को सी से कितना मिल रहा है 21.55, तो लाभ इसको कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे कि लाभ हो गया लगभग 1.55% का, या फिर आप और लगभग में कहोगे तो 1.5% ही। ठीक है, तो 1.5% का फायदा होने वाला है, बस निकाल दो लाभ कितना हो गया। तो आप बोलेंगे 16,000 का, 16,000 नहीं, इस पर 4 जीरो है, इसका 1.5%। तो हमने इस पॉइंट को भी हटा दिया, नीचे जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 16 को 15 से गुना कर लो तो 16 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें से 16 घटा लो, या फिर आप 15 का स्क्वायर कर लो 225 और उसमें एक बार और 15 जोड़ लो तो ये 240 आ जाएगा। और एक जीरो तो है ही, 2400 के करीब आएगा मुझे लग रहा है, तो 2400 के करीब तो यही है। बाकी सारे आप देख रहे हो अलग अलग है, ये 4200 कुछ है, ये 4280 है, ये 2400
और ये 2800, तो सी अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ रहा हूँ अब। चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 भुगतान कर दिया और इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, और ऐसे में यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो उधार ली गई राशि कितनी थी। सीधी भाषा में आप बात बताइए, यदि 10% उधार लिया गया था तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ये बात तो आपने पढ़ी होगी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यानी 10 रुपए उधार लिया था तो 1 रुपए ब्याज देना पड़ेगा उसको हर एक साल। आप एक बात समझिए, पहले साल की अगर मैं बात करूं तो 10 उधार लिया था तो चुकाना कितना था, 11। 1/10 का मतलब कि 10 उधार लिया तो 11 चुकाना है। दूसरे साल का क्या खेल है, दूसरे साल में भी यदि 10 लिया होता तो 11 चुकाना पड़ता है। 2 साल का खेल है तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब सबसे लास्ट में 7700 रुपए भुगतान करता है। अब देखो यहाँ पर 11 भुगतान करना था लेकिन ये किया है 7700 रुपए। कितना गुना कर दिया है, तो आप बोलेंगे 700 गुना, तो ये भी 700 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 7000। बात समझ रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट पे राशि कितनी थी, 7000 थी, जिसमें से इसने 4000 पे कर दिया था पहले। तो एक्चुअल राशि यहाँ पर क्या होगी, 4000 और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल के अंत में उसने 4000 लौटा दिया है, उसके बाद ये 7000 राशि है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 7 4 ये 11000 रुपए हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो यदि 11 का मान 11000 है, 11 का मान 11000, तो 10 का मान कितना होगा बताओ, 10000 होगा। सीधी सी बात है, यानी कि जो दूसरा विकल्प है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 2/5 वर्षों के लिए 8000 रुपए की राशि पर एसआई और सीआई का अंतर हमें बताना है, कितना होगा। आप पहले बताओ कि एसआई कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एसआई तो R गुना T% होता है, तो R 10 है, और T कितना है बताओ, 5 गुना 10 और 2 12/5, यानी कि 5 गुना 10 तो 12 गुना 24%। एसआई तो 24% हो गया। अब सीआई की बात करें तो सीआई आप देखो ये 10% का कितना टाइम के लिए, 2/5 समय के लिए। ये बताओ पहले 2 साल के लिए मैं देखूं 10% के लिए, तो 2 साल का सीआई कितना बनेगा, आप बोलेंगे 21% बन जाएगा। और 2/5 के लिए हम रेट कितना लेंगे, देखो 2/5 यदि टाइम है तो रेट भी 2/5 ही होगा। 10% तो 1 साल के लिए है, तो 2/5 साल के लिए कितना होगा, 5 गुना 10, यानी कि ये 2 गुना 4% लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूरे टाइम के लिए, टाइम का मतलब जो 2 सही 2/5 है, इस टाइम के लिए अगर मैं सीआई निकालूं तो देखो 2 साल के लिए तो मैंने लिख दिया 21%, और 2/5 के लिए ये कितना होगा, तो वो मैंने निकाल लिया कि 4% होगा। अब इनका सक्सेसिव निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 21 और 4 25 और पॉइंट 21 चौक 84, तो ये 25.84 आ गया सीआई। इनका अंतर कितना का है आप बताओ, अंतर आप बोलेंगे कि 24 और 1 25, यानी कि 1.84% का अंतर है। तो डायरेक्ट आप निकाल लो कि डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जो डिफरेंस होगा वो मूलधन का 1.84% होगा। मूलधन कितना था, 8000। 8000 का 1.84% निकालना है, तो बताओ प्रतिशत से इसमें का 2 जीरो काट दें और इस पॉइंट से इस जीरो को काट लें और एक 10 नीचे आएगा, कोई बात नहीं। इकाई अंक कितना होगा बताओ, अगर आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे तो 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, और वो भी पॉइंट के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 बच रहा है। तो पॉइंट 2 किसमें है, पहले ऑप्शन में है, बाकी में तो पॉइंट 8 है, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है दोनों में, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पर अगले सवाल में आपको दिया गया है 3125 रुपए की राशि 3 वर्षों में 1% प्रति वर्ष की दर से कितना हो जाती है, 3515.20 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है समान राशि पर और समान समय के लिए x प्लस 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। चलो देखो कोई बात नहीं, पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो वहां से हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए आप हमेशा ए और पी का अनुपात ले लो। ए यानी कि अमाउंट कितना है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे ये है 3515.20, और बटा पी कितना है यानी कि प्रिंसिपल, तो ये बोलेंगे 3125, और ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 2 जीरो भी आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, और इसको यदि मैं काट दूं 2 से तो ये कितनी बार में कटेगा आप बताओ, 15 दूना 30, 6 दूना 12 और 25 दूना 50, ये आ गया। और ऊपर कितना आएगा, तो ये 2 से यदि काटते हैं तो 2 से ये आ जाएगा, देखो 17 दूना 34, और फिर 5 दूना 10 और 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 17,576। बात समझ रहे हैं। अब देखो 3 साल की बात है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों किसके क्यूब हैं। देखो नीचे वाला तो 25 का क्यूब है, आपको पता होना चाहिए, ये 25 का क्यूब है। अब ऊपर वाला किसका क्यूब है, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 26 का ही क्यूब होगा। क्यूब रूट निकालना तो काफी आसान है। 3 देखो आपको अगर 1 7 5 6 5 7 6 इसका क्यूब रूट निकालना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर
इसका यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, ये 3 अंक को अलग कर दीजिए और देखो 17 से छोटा किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे 2 का क्यूब होता है 17 से छोटा, 3 का क्यूब तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब बताओ किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आता है, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब करने पर ही 6 आएगा, तो ये 26 हो गया, बस सीधी सी बात है। अब बताओ ये 26/25 आ गया, यानी कि 25 से 26 हो गया, तो 1 रुपए का ब्याज मिल गया 25 पर, यानी कि रेट कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4%। इतना बात आप समझ रहे हैं, रेट हमारे पास कितना आ गया, 4% आ गया। और हमें निकालना क्या है, हमें एसआई निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 2% ज्यादा के लिए। तो जो नया रेट बनेगा वो पुराने से 2% ज्यादा बनेगा, यानी कि 4 + 2, तो ये 6% के हिसाब से हमें 3 साल का एसआई बताना है। आप बताओ 3 साल का एसआई क्या होगा, 6% के हिसाब से 6 × 18% होगा, यानी कि जो एसआई निकलेगा वो मूलधन का 18% होगा। मूलधन तो 31/25 है, इसका 18%। अब बताओ 18% का मतलब डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि DS9 होगा। तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, कौन सा ऑप्शन है। देखो ये 5 5 10 4 14 ये तो नहीं है, ये 5 5 10 नहीं है, ये अगर आप जोड़ते हैं तो 5 × 15 और 6 21 ये भी नहीं है। इसको जोड़ो तो 5 × 10 और 6 16 और 2 18, ये पहला हो जा रहा है, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक धनराशि को 2 भागों में 4:5 के अनुपात में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था। यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज जो है वो 4680 रुपए है, तो कुल राशि कितनी थी। आप बताओ यदि मैं प्रिंसिपल को 4 और 5 न लेके ये 400 और इसको 500 ले लूं तो कोई हर्ज है। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2 शून्य काटने के बाद अभी भी अनुपात प्रिंसिपल का 4:5 ही रहेगा। अब देखो पहले पर एसआई कितना मिलना है ये ध्यान दीजिए, तो आप बोलेंगे पहले पर एसआई R × T% मिलता है, तो 4 वर्ष अगर 8% मिलेगा तो 8 चौका 32%, बात समझ रहे हैं, 32% होगा, और यहां पर 8 × 5 = 40% होगा। ये तो 32% मिल गया, और ये कितना मिल गया हमारे पास, 40% मिल गया दूसरे केस में, क्योंकि 5 साल 8% मिलेगा तो ये 40% हो गया। अब देखो यहां से अगर मैं रुपए में एसआई की बात करूं तो 400 का 32 कितना होगा, 32 × 4, तो 32 × 4 निकालना है, तो 4 दूना 8 और 4 × 12, यानी कि यहां से तो 128 मिल जाएगा एसआई। यहां 500 का 40%, 500 का 50% कितना होगा, 250 होगा, और उसमें से 50 और कम कर दो तो ये तो 200 आ गया, 200 आएगा ना। तो अंतर कितने का आ गया आप बताओ, ये ब्याज 200 है और ये 128 है, अंतर आ रहा है 72 का। तो 72 का मान हमें सवाल में दिया है कि अंतर है 4 6 8 और 0 का, 72 का मान इतना है, और हमें निकालना किसका है, दी गई कुल राशि कितनी है। आप बताओ कुल राशि कितना है, पहले हमने 400 दिया और फिर 500 दिया, तो कुल राशि 900 है, यानी कि 900 का मान निकालना है। तो पहले ये 72 से कट रहा है तो कटा लो, 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके। तो आप पूरा काटो या ना काटो या फिर डीएस लगा लो। चलो देखो 900 का मान निकालना है, तो हम 9 से इसको काट देते हैं, 9 8 72, और 8 से इसको काट देते हैं, 8 5 40 है, और 8 8 64 और 8 5 40 है, यानी कि ये 5 8 5 आएगा, और इस पर 2 जीरो, 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो, 585 पर डबल जीरो, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लें दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के तहत x% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 81,840 और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दें तो वही राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी अपने आप की। ठीक है, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। देखो पहले एक बार कह रहा है 3 वर्षों में और अगली बार 5 वर्षों में, तो 2 वर्ष का गैप है ना, तो 2 साल के लिए आप बताओ कितना यहां पर एसआई बनेगा। तो इसको हमें घटाना पड़ेगा ना, 92,400 में से 81,840 को घटाना पड़ेगा। देखो 0 में से 0 जाएगा 0, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहां पर बच गया हमारे पास कितना 3, तो 13 में से 8 जाएगा तो यहां पर बचेगा 5। बात समझिएगा मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और ये अपना आ जाएगा 10। 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना है, तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 दूना 10, 28 दूना 56, ये हो गया। और पहले 3 साल का दिया था तो मैं 3 साल का निकाल लेता हूं कि 3 साल का यदि मैं इंटरेस्ट निकालूं तो कितना होगा, तो 0 का 0, 8 × 24 और 2 × 6 और 2 8 और 5 × 15 और 1 16, 16,840 रुपए तो केवल ब्याज बन गए। बात समझ रहे हैं, 5 × 15 ही होगा ना, 8 × 24 का 4 हासिल, 2 और 2 × 6 और 2 8, 5 × 15, यहाँ पर 16 नहीं होगा, 15,840 केवल ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा,
तो आप 81,840 में से घटा दो कितना, 15,840, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 और 0, और ये 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो P का मान कितना आ गया हमारे पास, 66,000 आ गया। अब देखो P का मान यदि 66,000 हो गया तो रेट पहले से 2% ज्यादा है, तो समान राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। रेट भी निकाल लेते हैं फिर। चलो रेट की बात अगर करें तो बताओ ब्याज एक साल में कितना मिला था, तो आप बोलेंगे 5280 ब्याज मिला था, यहां पर देखना, ठीक है, और गुणा में 100 और बटा मूलधन कितना है, तो आप बोलेंगे 66,000 है, 66,000 था। अब इन्हें काट लो, ये 3 जीरो से तो 3 जीरो कटते नजर आ रहे हैं, बाकी 11 से यदि काटे तो 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88 और ये 11 छक 66 और 6 अट्ठे 48, यानी कि आर का मान पहले 8% था, तो अब आर का मान कितना लेंगे हम, 10%, 2% बढ़ा लेना है और राशि दोगुनी करनी है। अच्छा बताओ, राशि अगर 100 होती तो ब्याज कितना मिलता एक साल में, 10 रुपए का ब्याज मिलता। बात समय पता चल रहा है आपको, 10 रुपए का ब्याज मिलता एक साल में। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये डबल होना है। डबल का मतलब ये 200 हो जाना है। यदि ये 200 हो जाना है तो ब्याज कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब बताओ, जब 10 ब्याज बना था तो 1 साल लगा था, यदि 100 ब्याज बने तो समय कितना लगेगा, इसका 10 गुना, यानी 10 साल लगेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। या किसी भी तरह से अब आप निकाल सकते हो, दो गुना होने का मतलब ब्याज 100 मिलेगा कितने पर, 100 रुपए पर ही, और गुना का 100 और कितने रेट से, तो आप बोलेंगे 2% के रेट, 2% नहीं, 8 और 2 10% के रेट से। अब काट लो, ये 100 से 100, 0 से 0, ऐसे भी आप निकाल लोगे तो 10 साल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्याज रुपए में 2/3 वर्षों के बाद 15% प्रति वर्ष की दर से 30,000 की राशि पर भुगतान किया जाना है, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो हमें बताना है कि वो ब्याज कितना आएगा, ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और ईयरली कंपाउंडेंट है। हमें यह दिया है कि 15% रेट है और टाइम दिया है 2 सही और 2/3। अब सीधी भाषा में एक बात समझिए आप कि 2 सही और 2/3 समय के लिए यदि मैं CI निकालूं प्रतिशत में, तो आप बोलेंगे पहले 2 साल के लिए हम निकाल लेते हैं। 2 साल के लिए 15% के हिसाब से कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 दूना 30 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2.25, तो ये कितना आ गया, 32.25%। तो CI हो गया 32.25% 2 सालों के लिए। अभी 2/3 साल की बात करें तो 2/3 साल में रेट कितना मिलेगा हमें, रेट 15% से गुना करो तो ये 3 × 15, 5 दूना 10% मिलेगा। बात समझ रहे हैं, पूरे एक साल में 15% मिल रहा है, तो 2/3 साल में कितना मिलेगा, हम 2/3 से गुना कर देंगे तो 3 × 15, 5 दूना 10% मिलेगा। तो अब हमें सक्सेसिव निकालना होगा इसका और साथ में 10% का, और प्लस इनको यदि गुना करें तो आपको पता है कि ये 3 2 2 5 आएगा, बस पॉइंट यहां पर आएगा, और 100 से भाग करें तो ये 2 पॉइंट और इधर आएगा, यानी कि 0.0 यहां पर होगा। इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करें तो इसको हटा दे, तो क्या यहाँ पर, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। जहां पर पॉइंट गड़बड़ हो रही है ना, 10 से यदि हम गुना करेंगे तो पॉइंट राइट साइड में खिसक जाएगी, और 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इनको जोड़ लो, देखो 32 और 10 42 और 3 45 हो गया, तो ये कितना आ गया, 45 दशमलव, ये 2 और 2 4 5, 45.45 लगभग आएगा, आप मान के चलिए। तो 32.25 था, 2 2 4 हो गया। ये कोई बात नहीं, अगर हम इसको निकालते हैं तो ये 45.45 आ रहा है, मान लो 45.5 लगभग हम मान लेते हैं, 45.5%। तो हमें 45.5% निकालना है किसका, आप बोलेंगे 30,000 का। तो 30,000 का 45.5% कितना होगा, आप किसी भी तरह से आप अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। 30,000 का 1% कितना होगा, 300, और इसको 45 से गुना कर लो, 45.5 से। तो पहले 45 से गुना कर लेते हैं, तो 45 यहाँ कितना होता है, 135, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना रुपए, और प्लस का 300 का आधा यानी कि 150, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 135 136 50 आएगा लगभग। तो 136 के आसपास उत्तर होगा अपना, यानी कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया और लगभग में आंसर निकाला, 136 के आसपास आंसर आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक ऋण समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और प्रत्येक किस्त जो है ये 6,534 का लिया गया है, तो ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज कितना होगा। आप एक बात बताइए कि 10% रेट का मतलब क्या है, 1/10, यही बात है।
यानी कि 10 रुपए यदि उधार लिया गया है तो 1 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने हैं, यानी कि 11 देना पड़ेगा। बात समझिए, यदि 10 उधार लिया गया तो चुकाना कितना पड़ेगा? 11। ये एक साल का बात है। दूसरे साल में यानी कि यदि 100 उधार लिया गया होता तो 11 का स्क्वायर 121 चुकाना पड़ता। अब हमें पता है कि किस्त बराबर है, देखो ये जो है यहाँ पर, ये बात समझिएगा आप, ये जो है ये किस्त है, जो 121 है यहाँ पर, और ये जो 11 है ये किस्त है। तो किस्त तो बराबर है, प्रत्येक किस्त समान है, तो यहाँ पर हमें 11 से इसे भी गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 121 बन पाए। और जब इसे 11 से गुना कर रहे हैं तो ये भी 11 से गुना हो जाएगा। अब ये कितना बन गया बताओ? 110 से 121 बन गया, और ये तो हमारा 100 से 121 था ही। अभी बताओ यहाँ पर कितना ब्याज मिल गया? 110 यदि 121 हो गया तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे 11 रुपए का ब्याज मिल गया। यहाँ पर वैसे ही 21 रुपए का ब्याज है, क्योंकि 100 उधार लिया और लौटाया 121, तो 21 रुपए का ब्याज हो गया। और टोटल जो ब्याज बना हमारे पास, टोटल वो कितना बना? 21 और 11 32 ब्याज बन गया, यानी हमें 32 का मान निकालना है। अब एक और बात समझिए, 32 का मान तो निकालना है, लेकिन हमें हर एक किस्त दिया गया है। देखिए प्रत्येक किस्त कितना दिया गया था हमें? ये दिया था 65,134 रुपए। हमारे पास प्रत्येक किस्त है 121 का, तो 121 का मान किसके बराबर है? 65 और 34 के, और हमें मान किसका निकालना है? 32 का। अच्छा एक बात बताओ कि यदि हम डीएस निकालने की कोशिश करें तो इसका डीएस कितना आएगा? 639549। अच्छा देखो, जब एक डीएस 9 आ गया तो किसी भी चीज से गुना करेंगे तो डीएस 9 ही आना है, क्या ये आपको पता है? इसका मतलब निश्चित रूप से आंसर 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से कौन सा आंसर कटता है? या फिर आप इकाई अंक लगा लो, ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना होगा, तो लास्ट में 8 होना चाहिए फिर, तो 7 2 9 8 1 9, यही उत्तर होगा। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट मैंने कैसे लगाया, देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ये 1 को 4 कैसे बना सकते हैं इकाई अंक? तो आप बोलेंगे 4 से गुना करके, तो इसको भी यदि मैं 4 से गुना करूं तो 4 दूना 8, यानी कि लास्ट का डिजिट 8 आना चाहिए आंसर में, और वो विकल्प सी में है। और वैसे इसका डिजिटल सम भी 9 है, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर पर प्रति वर्ष 7200 रुपए की राशि 7938 बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं रेट निकालता हूं यहाँ पर, क्योंकि एक साल का ही बात है, प्रति वर्ष का मतलब टाइम कितना दिया है हमें? 1 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब रेट में निकालूं तो बताओ 7200 यदि 7938 बनेगा तो कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 38, और 79 में से 72 घटा दो तो 738 का ब्याज मिल गया, कितने पर? 7200 पर, और गुणा का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, इनको यदि मैं काटता हूं तो आप बताओ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि ये 720/72 हो गया, और प्लस 18/72। मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इससे मुझे फायदा होगा कि ये 72 से कट जाएगा 10 बार में, और प्लस ये 18 चौक 72, 1/4 आ गया, जिसका मतलब 0.25 होता है, तो ये 10.25% बन रहा है। बात समझ रहे हैं? अब एक बात समझिए, यहां पर कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हुआ था। अर्धवार्षिक का मतलब समय डबल और दर आधा हुआ होगा, तो समय डबल होने का मतलब टाइम तो 1 के बदले 2 साल हमें मानना पड़ेगा, और रेट आधा होगा। लेकिन रेट जो भी होगा उसका 2 साल के लिए सीआई कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे कि 10.25% बनेगा। और यदि आपको याद हो तो ये 5% का सक्सेसिव 2 बार निकालने पर आता है, यानी कि डेफिनेटली जो रेट था एक्चुअली में वो 5% था। बात समझ रहे हैं? आप 5 का सक्सेसिव निकाल के देखिए, 5 + 5 और प्लस 5 का स्क्वायर 25/100। क्या ये 10.25 नहीं आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि आ जा रहा है। तो एक्चुअली में रेट 5% था, और हमें बताना है कि किस दर पर, रेट ही बताना है ना, तो रेट तो 5% निकल गया, यानी कि पहला ऑप्शन सही 5% होगा। या अच्छा 1 मिनट, ये देखो ये 5% हमारा रेट आ रहा है, लेकिन जब ब्याज संयोजित होता है यानी कि ये आधा रेट है, तो पूरा रेट कितना होगा? सही जो रेट होगा हमारा रेट परसेंट, वो इसका डबल होगा, यानी 10% होगा ना। ये सही है, ये गलत है। क्यों होगा? देखो मैंने ये पता किया कि ये जो है ये 5% का सक्सेसिव होगा, यानी कि 2 साल के लिए। बात समझना, यदि मैं 2 साल के लिए बात करूं तो रेट जब 5% होगा तभी तो 2 साल में सीआई बनेगा 10.25%। बात समझ रहे हो? यदि टाइम 2 साल है तो रेट क्या होना चाहिए कि 10.25% सीआई बन जाए? तो आप बोलेंगे 5% रेट होना चाहिए, लेकिन ये 5% तो हाफ ईयरली है ना, तो पूरा ईयरली निकालेंगे तो डबल होगा, यानी कि 10% होगा। आगे बढ़े प्रश्न देख लें दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 30,800 रुपए की राशि उधार ली, और ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपए का भुगतान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में कर्ज चुकाने के लिए उसने x का भुगतान किया, तो x का मान कितना है?
अच्छा ये बताओ कि 2 साल में उसे कितना ब्याज देना पड़ता। 2 साल में उसने भुगतान कितना किया है, 13,268 का। यदि मैं ये पूछूं कि 2 साल में सीआई कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 2 साल में 10% का सीआई कितना बन जाएगा, 21% बनेगा। तो 21% निकाल दो आप, 30,800 का 21% कितना होगा, इतना गुना में 80, 21 होगा, क्योंकि 1% से तो 2 जीरो कटेगा ना। 30,800 का 1% 308 बन रहा है, तो 21% 21 से गुना कर दो। 21 अठे 168, यानी कि लास्ट में 68 आएगा, हासिल 1 और 21 यहाँ कितना होगा, 63 और 1 64। तो 6468 की राशि हो जा रही है। बात समझ रहे हैं। ये तो केवल ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि राशि थी हमारी 30,800 रुपए, और इसमें यदि 6468 का ब्याज मिल गया तो ये कितना बन गया, तो आप बोलेंगे 8 4 12, 6 और 1 7, यानी कि 37, 2 और 6 8। इतना 2 साल बाद उसे इतना चुकाना था, लेकिन उसमें से उसने कितना चुका दिया, तो आप बोलेंगे कि उसने 13,268 चुका दिए। तो इसमें से 13,268 तो कम कर लो, तो ये 0 0 0 और ये कितना आ जाएगा, 24,000, यानी कि 24,000 राशि अभी बच गई है लौटाने के लिए। बात समझ रहे हैं, ये शेष राशि है, बात समझिएगा। 2 ही साल में यदि उसे लौटाना होता तो 2 साल में उसे टोटल कितना लौटाना पड़ता, तो आप बोले कि 2 साल में उसे ये राशि लौटानी पड़ती, हमने ये अमाउंट निकाला था, लेकिन उसने इतना रुपया दिया, तो अभी भी 24,000 शेष बच गया है। अब ये अगले साल यदि लौटाएगा तो इस पर वापिस से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% का, तो वापिस से अमाउंट कितना बन जाएगा, तो आप बोले कि देखो 24,000 तो लौटाना ही था, लेकिन 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये 110% बन जाएगा इसका। 2 जीरो से 2 जीरो और 11 से गुना कर लो, तो लास्ट में डबल जीरो, 11 चौक 44, यानी कि लास्ट में 4 और डबल जीरो आएगा। तो पहला विकल्प सही उत्तर है, आप गुणा करके चेक कर लेना, ये उत्तर आएगा। अगला सवाल, 9500 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष 11,495 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि पर समान समय और दुगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं, सीधा सीधा पहले निकालिए कि सीआई कितना मिला है, बताओ इंटरेस्ट कितना मिला है। 9500 की राशि बन गई है 11,495। तो यहाँ पर कितना बन गया, देखो भाई 5 और 1 6,400, सही से घटाते हैं। देखो 95 में से डबल जीरो जाएगा तो 95 तो बनेगा ही, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 वापिस बनेगा, और ये बन गया 10 में से 9 जाएगा 1। 1995 का ब्याज मिल गया कितने रुपए पर, 9500 रुपए पर, और गुणा का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 95 से कटेगा क्या, 95 दूना, और 95 एक बार में, 21 बार में कट जा रहा है। देखो यदि ये 21% सीआई है और हमें रेट यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन टाइम मालूम है कि 2 वर्ष है। आप बताओ 2 वर्ष में 21% किस रेट से बनता है सीआई, तो आपको तो ये याद होगा कि आर कितना हो जाएगा, ऐसे केस में 10% हो जाएगा। अब आर का मान 10% कह रहा है, अब कह रहा है कि समान राशि समान समय लेकिन दर डबल, तो नया जो आर होगा ये कितना लेंगे हम, इसका डबल लेंगे, यानी कि 20% लेंगे। और इस बार साधारण ब्याज बताना है, तो 20% के हिसाब से 2 साल में 40% मिलेगा, किसका, 9500 का। 9500 का 40% कितना होगा, 95 गुणा में 40, तो ये 5 का 20, यानी कि लास्ट में 2 जीरो तो आना ही आना है डेफिनेटली। तो बी उत्तर अपना सही हो गया। बात समझ रहे हैं, ये जीरो तो जीरो ही होगा, तो लेकिन 5 के 20 कुछ गड़बड़ तो नहीं होने लगा। समान राशि समान समय के लिए दुगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना देगा भैया, तो अच्छा 20% के हिसाब से 2 साल में 40% मिलेगा 9500 का, तो 95 गुणा में 40, तो 5 के 20 के जीरो, एक और जीरो, ये डबल जीरो बन रहा है। कैसे, कहीं पर कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या, इसको गुना करके देख लें क्या कितना आ रहा है। 5 का 20 का जीरो हासिल 2, और 9 का 36 और 2 38, तो ये तो 38 20 और एक और जीरो आने लगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा अगर मैं ये देख लूं कि ये 95 है, तो आंसर 19 से कटेगा, तो 19 से कटने वाला कौन सा है, 3800 है, तो इसका मतलब सही उत्तर ये है 3800। ये गुना मुझे लगता है कि गलत है, एक बार गुना वापिस चेक करते हैं। सही उत्तर तो 3800 आ रहा है इस हिसाब से। अगर इसको मैं गुना करूं तो ये हो जाएगा 5 के 20 का जीरो, एक जीरो तो पहले से है, हासिल 2, और 9 के 36 और 2 3800 ही तो आ रहा है, गुना गलत था। कोई बात नहीं, डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में ये 4800 और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपए भुगतान करके इसके चुकाने के लिए यह सहमत हो गया, तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखो यदि रेट हमें नहीं मालूम है तब तो थोड़ा मुश्किल बढ़ गया, हमें रेट ही नहीं मालूम है, मैं आर ही मान लेता हूं। अब ये बताओ कि इसने उधार कितना लिया था, 12,000, ध्यान से समझिएगा, 12,000 उधार ले लिया।
पहले वर्ष के अंत में इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 1 प्लस आर बाई 100 बनेगा। तो इसका 1 प्लस आर बाई 100 एक साल बाद ये अमाउंट होता, लेकिन इसमें से उसने चुका दिया है 4800 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब 4800 चुकाने के बाद अगले साल इसका फिर से 1 प्लस आर बाई 100 लगेगा। बात समझ रहे हैं? और ये जो आ रहा है ये 9240 के बराबर आएगा, क्योंकि लास्ट में 9240 वो लौट आया है। ठीक है, दूसरे साल में जो आ रहा है ये 9240 के बराबर आएगा। अब यहां से हमें आर का मान निकालना है, तो अब जो भी आप प्रक्रिया अपना सकते हैं वो आप अपनाइए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 12000 कॉमन ले लेता हूं यहां पर, देखो, या ऑप्शन वेरीफाई कर लें क्या? देखो, यदि ऑप्शन वेरीफाई करना है तो जो आसान ऑप्शन हो उसी को वेरीफाई करें। पहले इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। इसमें 1200 कॉमन है ना, तो 1200 यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना बनेगा आप बताओ। तो आप बोले कि यहां पर बनेगा 10 और इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और माइनस का 4800 में से 1200 निकल गया तो 4 बचेगा और ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 और इक्वल टू ये 9 है, 9240। अब इससे ये 10 से 10 तो कट गया, लेकिन 120 से ये नहीं कटेगा। 12 से काटे तो 12 से 84, 7 2 9 और 4 ये कट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, यदि पहला ऑप्शन यदि मैं 10% रखता हूं, बात समझना, यदि मैं 10% यहां से रख लूं तो ये कितना बनेगा? कुछ का मल्टीपल ढूंढ लें। देखो, यदि मल्टीपल की हम बात कर भी लें तो जब मल्टीपल का बात करना था तो ऐसे करने का क्या फायदा रह गया? कोई बात नहीं, चलो मान लो मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं कि ये ऐसे लिख लेता हूं कि ये 120 बन गया और ये हो गया 10 गुणा में 100 प्लस आर और बटा 100 माइनस का 4 और ये भी हो गया आपका 100 प्लस आर और बटा 100 बराबर 924। अब देखना, इस जीरो से ये जीरो तो कट जाएगा और यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट रहा है। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास ये 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 12 और ये 100 प्लस आर और माइनस का यहाँ पर कितना था, 10 चौके 40 और बटा 10 और ये था 100 प्लस आर और बटा 10। इन दोनों में ही नीचे 10 है और ये 924 हो गया। लग रहा है कि ये पेन थोड़ा लेट लिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब देखो ये कितना बन गया। अगर इन दोनों ही 10 को उधर भेज दूं और 12 को भी उधर भेज दूं तो हमारे पास मान जो आएगा 100 में से 140 घटेगा तो 160 और प्लस आर और इंटू 100 प्लस आर, इसका मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे कि 900, यहाँ पर एक मिनट, 924 पर एक जीरो आएगा ना, 924 पर एक जीरो बटा 12। अब एक बात बताओ, यहां पर ऊपर एक जीरो आ गया, इसका मतलब आंसर डेफिनेटली 5 का मल्टीपल होगा और 5 का जो मल्टीपल है वो ऑप्शन में एक ही है, वो है पहला विकल्प। तो 10% सही उत्तर हो गया। आप चाहें तो विकल्प रख के इसमें ऑप्शन वेरीफाई भी करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर वार्षिक और अर्धवार्षिक जो रेट है वो 20% है, 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? यानी कि एक बार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक बार अर्धवार्षिक, और दोनों का अंतर बताना है। मैं सीआई परसेंटेज में लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहले कंडीशन में यदि मैं वार्षिक लेता हूं, बात समझिएगा, यदि मैं वार्षिक लेता हूं, टेढ़ा क्यों हो गया भाई? देखिए, यदि मैं वार्षिक लेता हूं तो 20% मिलेगा एक साल का, लेकिन 18 महीने का बात है। 18 महीने का मतलब 1.5 साल, 1 साल और फिर 6 माह, मतलब यही बन रहा है ना, 1 साल और 6 माह। तो 1 साल में 20% मिलेगा और 6 माह में इसका आधा 10% मिलेगा। यानी कि पहले केस में कितना सीआई मिलेगा? 30%। नहीं, इनका हमें सक्सेसिव निकालना चाहिए ना, 30% नहीं लिख सकते ना, इनका सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 20 और 10 30 और प्लस 200 बटा 100 यानी कि 2, तो यहाँ पर 32% बन जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में यदि आप सीआई निकालने जाते हैं तो पहले रेट का बात कर लीजिए। हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, 10%। टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि यहां पर एक ही साल का बात चल रहा था तो टाइम अब 2 साल हो गया। बात यही है ना कि 3 साल हो गया, यहां पर 18 महीने का बात था ना, तो टाइम डबल होगा। 18 महीने का मतलब
36 माह बन जाएगा, टाइम डबल होने पर 36 माह का मतलब 3 साल। आप बताओ कि 10% के रेट से 3 साल का जो सीआई होगा वो कितना बनता है, 33.1% बनता है। तो दोनों में अंतर हमें दिया है, यहाँ पर ये 32% था, ये 33.1% था, तो अंतर कितने का आ गया आप ही बता दो। तो आप बोलेंगे कि अंतर आ गया हमारे पास 33 में से 32 जाएगा तो 1.1% का, यानी कि आंसर 11 से कटेगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है, लेकिन दो दो ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तीन तीन ऑप्शन कट गया, तो इतना परसेंट निकाल लो मूलधन का। मूलधन था 12,000, 12,000 का हमें 1.1% बताना है, तो डेफिनेटली ये 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, तो 12 गुना 11 कितना होगा, 132 होगा। तो 132 का मतलब दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। यदि चैनल पे आप नए हो तो एनके मैथ संधू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।